मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताने वाला हूं जो मई 2024 के अंदर आया है। अगर आपकी वाइफ ने आप पर 498A, 406, 506, 323 डोमेस्टिक वायलेंस, 377 डाउरी एक्ट, कौन से भी सेक्शन लगा दिए उसने, अगर आपका जो केस है, आपकी जो फैक्ट है, केस के फैक्ट है, अगर इस जजमेंट से मैच कर रहे हैं तो आपका केस जल्दी से जल्दी खत्म होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज मैं बात करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त लेटेस्ट जजमेंट की, अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। पहले इस केस के हम फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 2008 के अंदर अचिन गुप्ता की शादी होती है। 2012 के अंदर उनके बच्चे पैदा होते हैं और 2012 के बाद कुछ क्रूरल्टी होने लग जाती है पति के साथ, मिसबिहेव होने लग जाता है। तो पति इससे व्यथित होकर 2019 के अंदर डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है और 2020 के अंदर जो पति की जो मां है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर देती है अपनी बहू पर। 2019 के अंदर अचिन गुप्ता डाइवोर्स पिटीशन फाइल करता है और उसके 2 साल बाद 2021 के अंदर उनकी जो वाइफ है उन पर एफआईआर लॉन्च करवा देती है। जी हाँ, जिसमें 4 सेक्शन मेंशन होते हैं, आईपीसी 498A, 406, 323 और 506। उसमें 5 मेंबर के नाम होते हैं, पति के माँ बाप, बहन और एक पर्सन का वो भी नाम था। 5 मेंबर के नाम होते हैं एफआईआर में से। तो पति और पति के घर वाले आईओ के पास जाते हैं, सफाई देते हैं, तो आईओ 4 मेंबर के नाम निकाल देता है 4 शीट में से। तो आईओ 4 मेंबर के नाम एफआईआर में से निकाल देता है। अब वो 4 शीट आईओ पेश करता है कोर्ट में, तो सिर्फ और सिर्फ अचिन गुप्ता का नाम रहता है, सिर्फ पति का नाम रहता है, बाकी 4 मेंबर के नाम वह निकाल देता है और 4 शीट कोर्ट में फाइल कर देता है। अब अचिन गुप्ता सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाते हैं और वहां पर उनके एडवोकेट दलीलें देते हैं, प्ली देते हैं कि भैया इनकी जो वाइफ है इन्होंने अपने हस्बैंड पर फॉल्स एफआईआर लॉन्च की है, काउंटर ब्लास्ट किया है। जब मेरे क्लाइंट ने डाइवोर्स पिटीशन डाली तो काउंटर ब्लास्ट के लिए इनकी जो वाइफ है गुस्से में आकर, रिवेंज में आकर, मैलिशियस इंटेंशन में आकर मेरे क्लाइंट पर फॉल्स एफआईआर लॉन्च करवा दी है। तो प्लीज इसको क्वाश करें। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट क्वाश करने से एफआईआर को मना कर देता है और इससे व्यथित होकर अचिन गुप्ता जी अब जाते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। केस के फैक्ट के बारे में बात की गई, सिचुएशन कंडीशन के बारे में बात की गई, एफआईआर को अच्छी तरह स्टडी की गई, चार्जशीट को अच्छी तरह से देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब एफआईआर लॉन्च हुई थी तो 5 मेंबर के नाम थे, लेकिन जब चार्जशीट कोर्ट में पेश हुई तो सिर्फ और सिर्फ अचिन गुप्ता का ही नाम था। इससे हमें पता चलता है ये जो चार्जशीट है, जो चार्जशीट में जो नाम है, या तो 5 मेंबर के होने चाहिए थे या फिर किसी के नहीं होने थे। तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेन पॉइंट ऑब्जर्व किए जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो हमारा वीडियो बनाने का मेन मोटो है। जी हां, अगर आपका केस ऐसा ही है, आपके केस की जो फैक्ट है इस केस से मिलते जुलते हैं, तो 100% आपकी एफआईआर क्वाश होगी, झूठे दहेज केस खत्म होंगे। ये मेरा कमिटमेंट है दोस्तों। अगर आपका एडवोकेट अच्छी तरह से आर्गुमेंट करेगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, जो आप अपनी बीवी के झूठे दहेज केस लड़ रहे हो, मेंटेनेंस के, जवानी खराब कर रहे हो, पैसा खराब कर रहे हो, उसको बचा सकते हो, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेन पॉइंट ऑब्जर्व किए। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखा जब पति 2019 के अंदर डाइवोर्स पिटीशन फाइल करता है, उसके 2 साल बाद 2021 के अंदर बीवी एफआईआर लॉन्च करवाती है और जब एफआईआर लॉन्च करवाई थी उसने, तो एफआईआर में कोई रीजन नहीं दिया था कि मैं देरी से एफआईआर क्यों लॉन्च करवा रही हूं, उसने कोई रीजन नहीं दिया। तो दूसरे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जब 2008 के अंदर इनकी शादी हुई थी, शादी 10-12 साल सही चली। जैसे ही पति 2019 के अंदर डाइवोर्स पिटीशन डालता है, उससे व्यथित होकर काउंटर ब्लास्ट के लिए मैलिशियस इंटेंशन से एफआईआर लॉन्च करवा दी थी इनकी जो वाइफ है।
जी हाँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती, मारपीट होती, दहेज मांगा जाता, तो इन्हीं के दौरान तो होता। 10-12 साल आपकी शादी सही चली, जैसे ही पति ने पिटीशन डाल दी डाइवोर्स की, आपने अपने पति पर काउंटर ब्लास्ट के लिए, हैरेसमेंट करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मेंटली प्रेशर बनाने के लिए आपने एफआईआर लॉन्च करवा दी। तो ये मैलिशियस इंटेंशन है आपकी। तो तीसरे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, एफआईआर को पढ़ते ही हमें नजर आ रहा है ये जनरल एलिगेशन है, इसमें कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाए गए हैं, टाइम, डेट, प्लेस जो चीजें हैं मेंशन नहीं की गई है। अगर किसी इंसान के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो उसको थोड़ा टाइम तो पता होगा, डेट तो पता होगा, जगह तो पता होगी। तो उस एफआईआर को देखते ही हमें लग रहा है ये जनरल एलिगेशन है, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, स्पेसिफिक इंसिडेंट मेंशन नहीं है। कहने का मतलब अगर एफआईआर में टाइम, डेट, प्लेस मेंशन ना हो, जनरल एलिगेशन हो, मेरे से दहेज मांगा गया, मेरा पति मुझे खाना नहीं देता था, मेरे सास ससुर मुझे मारते पीटते थे, मतलब अगर आपके साथ क्रूरल्टी हुई है, कोई भी बात हुई आपके साथ, इंसिडेंट हुई है, तो उसको प्रॉपर तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा, डिटेल में मेंशन करना पड़ेगा। जी हाँ, कब मारपीट की, किसने पीटा, कौन कौन इन्वॉल्व थे, टाइम, डेट, प्लेस, सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए एफआईआर में। अगर जनरल एलिगेशन है, कॉमन एलिगेशन है, तो इसका मतलब एफआईआर फॉल्स है। कैकसा कोसर के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था, अगर किसी इंसान के साथ दुर्घटना होती है, इंसिडेंट होता है, क्रूरल्टी होती है, तो टाइम, डेट, प्लेस मेंशन होना जरूरी है। किस किसने मारपीट की, किस किसने दहेज मांगा, किस किस का रोल क्या था, सास ससुर का क्या रोल था, ननद का क्या रोल था, पति का क्या रोल था। अगर आपके साथ कुछ भी बात हुई है, कुछ भी इंसिडेंट हुआ है, तो डिटेल में आपको एफआईआर में मेंशन करवाना पड़ेगा। जी हाँ, स्पेसिफिक चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। अगर कॉमन एलिगेशन है तो इसका मतलब एफआईआर क्वाश होने लायक है। तो दोस्तों 3 पॉइंट मेन ऑब्जर्व किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों अगर आपका केस इस जजमेंट से मिलता जुलता है तो 100% आपकी एफआईआर क्वाश होगी। अगर आपने सबसे पहले सेक्शन 9 लगा दिया था, आपकी वाइफ ने आप पर झूठा दहेज का केस लगा दिया था, तो एफआईआर क्वाश होने लायक है। अगर एफआईआर में टाइम, डेट, प्लेस मेंशन नहीं है, स्पेसिफिक इंसिडेंट मेंशन नहीं है, तो 100% क्वाश होगी। जी हाँ, मैलिशियस इंटेंशन है तो 100% एफआईआर क्वाश होगी। थैंक यू।